नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। दरअसल राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के बाद अब उपनल कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वही आंदोलनरत विभिन्न कर्मचारियों के संगठनों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने जहां लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का भी दबाव बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देकर बीजेपी सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। बता दें कि नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उपनल कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। आक्रोशित उपनल कर्मचारी महासंघ ने राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव भी किया। महासंघ ने जल्द ही मांगों का निस्तारण नहीं होने पर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने और चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि कर्मचारी और उनकी मांगों को इसी तरह अनदेखी की जाती रही तो 25,000 से ज्यादा उपनल कर्मी अपने परिवारों के साथ सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होंगे। सवाल यह है कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। क्या चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसको जीतने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। हालांकि बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के सैकड़ों उपनल कर्मचारियों ने शुक्रवार को राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। नाराज उपनल कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहले उपवास रखा, फिर कर्मचारियों के प्रदेश में जाकर अपना समर्थन दिया। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी सरकार है जो लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। यही इसीलिए तो सड़कों पे हैं सर, इसीलिए तो हम सड़कों पे हैं कि जो हमारे धामी जी हैं, आप ये पोस्टर देख सकते हैं। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये जब विधायक थे तब ये हमारे साथ थे, तब इन्होंने कहा था इन लोगों को नियमित किया जाना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की कमान इनके हाथ में है और आज ये हम सबसे ज़्यादा हम उपेक्षित हैं। एक उपनल पूरे प्रदेश में जो है ना 70 से 80% कार्यालयों में उपनल कर्मी काम कर रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस पूरे प्रदेश को उपनल का प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद भी हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। 13 से 14 घंटे हम लोग काम करते हैं इस अल्प वेतन में। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर, मुख्य मांगे आपको सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हम लोग ने इसीलिए डबल इंजन की सरकार को हमने पूरा मौका दिया था। चलो, डबल इंजन की सरकार से ये होगा कि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि इनको 1 साल के भीतर नियमितीकरण किया जाए और 6 महीने के भीतर जो है इनको समान वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट से जीते हम लोग। इनके पास तो बहुत अच्छा वो उदाहरण था कि हम लोग हाईकोर्ट से जीत रहे, इनको पक्का करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, किस बात की वो है? हम लोगों ने एक दिन रात एक करके इस भारतीय जनता पार्टी को वोट लगा के जिताए हैं। 28,000 कर्मचारी। अगर आप एक परिवार में 4 लोग भी लगाएंगे तो हमारे वोट से ये लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है इनकी। इन बच्चों के इनकी मांगों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने, अपनी भावनात्मक समर्थन इनको देने के लिए आया हूँ। और इसीलिए मैं नॉर्मली मंत्री के वहाँ जब कूच इत्यादि होता मैं उसमें सम्मिलित नहीं होता, मुख्यमंत्री या विधानसभा कूच में सम्मिलित होता हूँ। और क्योंकि इन्होंने जो कुछ अपने प्रस्ताव में कहा है उससे मैं बहुत द्रवित हूँ, बहुत चिंतित भी हूँ। और स्वाभाविक है कि भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, भविष्य का कोई निश्चय नहीं है। एक तरफ जहां उपनल कर्मचारियों का आंदोलन है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर बीजेपी सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष VP सिंह रावत ने देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मुलाकात कर लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखे जाने का अनुरोध किया।
उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में देश के 85 लाख एनपीएस कर्मचारी अब बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना है उत्तराखंड राज्य कर्मचारी प्रदेश है। राज्य की आजीविका का मुख्य साधन सरकारी कर्मचारी है। उत्तराखंड में गुजरात की तरह उद्योग नहीं है। यहाँ रोजगार के रूप में सिर्फ सरकारी नौकरी है और उत्तराखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए गंभीर नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली कांग्रेस का बड़ा मुद्दा होगा। जी इस वक्त राजनीतिक हाशिए पर हैं और केवल जनता द्वारा नहीं, उनकी पार्टी द्वारा भी उनको हाशिए पर रखा गया है, क्योंकि कोई नेता उनको पूछ नहीं रहे। तो इस कारण वो और कुछ नहीं, राजनीति करने के लिए, राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सब जानते हैं ये कर्मचारी विरोधी क्या, हम तो हर जन के जो है हितैषी सरकार है। हमने कर्मचारियों की सभी मांगों को समय समय पर पूरा किया है। कर्मचारियों को समय समय पर जो है जो उनकी डिमांड रही थी उनके अनुसार जो है उनके भत्ते सब कुछ जो है हमारी सरकार ने दिया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्देश भी दिया, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने लागू की। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद उसको फिर से टर्न डाउन बीजेपी ने किया है। तो कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि कौन उनके पक्ष में है। आज जितने घर चल रहे हैं जिसमें बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, वो पेंशनर्स के परिवार से परिवार चल रहा है। और आने वाले 10-15 साल बाद की अगर हम कल्पना करें, अगर हमारे पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी और बेरोजगारी का जो हाल है, तो परिवार कैसे चलेंगे, घरों की भयानक स्थिति हो जाएगी। और राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट दिया है और हमारे खड़गे साहब ने कि अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे सीधा और सरल उपाय है वो केंद्र में जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आएगी तभी हम इसको पूरे भारत में कर सकते हैं। और वही एक तरीका है ताकि इस हमारे स्ट्रक्चर को कोई खराब ना कर सके। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन नाराज कर्मचारियों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कर्मचारी राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपनल कर्मचारियों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या कर्मचारियों का साथ कांग्रेस की नैया पार लगाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आ गई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल हाजिर होते हैं। कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बेजी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शिव प्रसाद सेवाल जी, अध्यक्ष आरआरपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत हम करना चाहेंगे पीसी थपलियाल जी से। पीसी थपलियाल जी, बहुत पहले आप इस बात को कह चुके हैं चर्चा में भी कि उपनल कर्मचारियों का जो आंदोलन है या जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए आगे चल के नुकसानदायक साबित हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन भी किया है। उनकी कुछ मांगे हैं और वो लगातार उस मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का भी उसको समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पर? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो उत्तराखंड में सरकार चल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं उपनल का कंट्रीब्यूशन, उपनल का जो जिम्मेदारी जो उन कंधों पे दी गई है सरकार संचालित करने के लिए, वो उनके कारण चल रहा है। नहीं तो आज जो नेता पूरे हेलीकॉप्टरों में दौड़ रहे हैं, जगह जगह जाके जिस तरह से हमारे संसाधनों को ये गर्त में डालते हुए अपनी चुनावी सभाओं में लगा रहे हैं, तो उसके पीछे ये उपनल का खून पसीना है, जिसकी बदौलत बहुत बड़ा बचाव हमारे उसमें हुआ है। जो हमने खर्च करना चाहिए था, अगर इतने ही कर्मचारी अगर सरकार अपने उसमें लेती रेगुलर, तो बहुत बड़ा खर्चा था। इन 10,000 15,000 में इनका जो शोषण हो रहा है, जिस तरह से इनको धकेला गया है इसमें, इस अंधेरों में हमारे उत्तराखंड के युवाओं को, जिन युवाओं ने बहुत बड़े सपने संजोए थे कि हमारा एक पृथक राज्य बनेगा, हमें नौकरियां मिलेगी, उनकी माओं ने रात दिन एक करके इस राज्य की लड़ाई लड़ी। और आज उनके बच्चे जिस तरह से ये यहाँ पे मजबूर हैं, वो देखकर हमें रोना आता है। और निश्चित रूप से अगर उपनल है, उपनल एक ऐसी संस्था थी जो कि पूर्व सैनिकों के लिए बनी थी और पूर्व सैनिकों को
क्योंकि हमारा शोषण होता था। हमारे को ये जो बाहरी ठेकेदार थे वो 5,000 6,000 में सिक्योरिटी की ड्यूटी देते थे। उसके लिए जनरल टीपीएस रावत जी ने जब उस यहाँ पे शुरू शुरू में मंत्री बने थे तो उनका एक विजन था कि यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए उपनल खोला जाए। और वो उपनल इतना एक ऐसा था कि जो सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल एक संगठन बना था। यहाँ पे कोई भी ऐसा निगम नहीं है उत्तराखंड में जो निगम प्रॉफिट में जा रहा हो अदर देन उपनल। लेकिन धीरे धीरे इन नेताओं ने अपने लोगों को उपनल के माध्यम से जॉब में लगाना शुरू किया। इसकी शुरुआत डॉक्टर हरक सिंह रावत ने की थी और उसने पूरे जगह, पूरे रुद्रप्रयाग में, पहाड़ों में, जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं को बिठाया। और वो किस तरह से बिठाया वो भी हमें मालूम है। लेकिन आज जब उन जवान हो गए, उन पे बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, उनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए हो गए, तो तब उनकी आंख खुल रही है कि हमको किन अंधेरों में इन्होंने धकेला। और आज पूरी तौर से वो लोग इस तरह से असहाय से हो गए हैं कि 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर करके जिस तरह से उनको बेनिफिट दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और विशेष तौर से महिलाओं का इतना बड़ा शोषण किया जाता है पहाड़ में कि जब मैं इनके बीच में गया तो महिलाएं फूट फूट के रोने लग गई कि जब हमें 11 महीने के बाद अपना रिन्यूअल कराना पड़ता है तो किस तरह से अधिकारी हमारा शोषण करते हैं, वो वापस आएंगे। दर्दनाक है। और रियली इन नेताओं ने बहुत बड़ा अपराध किया है। चलिए ठीक है धपलिया जी, वापस आते हैं आपके पास। आज जी नवीन प्रशाले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। शीशपाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? हरीश रावत का भी आज उपनल कर्मचारियों के लिए समर्थन जो है वो साफ तौर पर देखा, और ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव होंगे तो मैनिफेस्टो में इसको प्रमुखता से रखा जाए। शारजा कुमारी जी से निवेदन किया गया है इस बात का। देखिए यशी जी, उपनल कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं लगातार वो उसके लिए सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कई बार उनको आश्वासन दे चुकी है, कई दौर की उनसे बातें हुई हैं, लेकिन सरकार हमेशा अपने वादे से पलट जाती है। मजबूरी में उपनल कर्मचारियों को जो है अब बड़ी भारी मात्रा में सड़क पे उतरना पड़ रहा है। और आप देख लीजिए कि उपनल कर्मचारी कल दून हॉस्पिटल के आज समाचार छपे हैं कि उपनल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वहां कितनी परेशानी लोगों को हुई। तो इससे जनमानस को भी दिक्कत हो रही है। सरकार तो जनमानस की समस्या का भी जो है समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। उपनल कर्मचारियों के हक में जो है माननीय हाईकोर्ट पहले ही जो है फैसला दे चुका है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, इनका नियमितीकरण होना चाहिए। तो सरकार तो उस पर गंभीर है ही नहीं है। 2016 में माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने जो है उपनल कर्मचारियों के लिए जो है एक बहुत ही सटीक प्रस्ताव उस समय दिया था। और उस समय अगर ये प्रस्ताव मान लिया गया होता तो निश्चित तौर पर जो है आज हमारे उपनल के भाइयों को ये संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ये सरकार 7 साल से अगर चाहती तो 2016 का जो प्रस्ताव था कुछ उसमें संशोधन करती, कुछ मान्य शीशपाल जी फटाफट सबका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमा सिसोदिया जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। उमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रसाद सेमवाल जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद उमा जी आपके पास आते हैं। नहीं जैसी थी मेरे से आपने कहा था मैं बात करूं पूरी। शीशपाल जी 2 मिनट रुकिएगा, मैं सबका रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माफी चाहूंगी वक्त की कमी है। शिव प्रसाद जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। मैडम ऐसा है कि उपनल के जो कर्मचारी हैं इनको सर्विस देने की प्रोसेस जो भी रही हो, कम से कम ये बात बिल्कुल निर्विवाद है कि इसमें उपनल कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। बेरोजगारी इतनी है और नियोक्ता जो डिपार्टमेंट हैं वो किस माध्यम से, किस तरीके से, किस प्रक्रिया को अपना के नियुक्ति देते हैं किसी डिपार्टमेंट में, ये सीधे कर्मचारियों पे ना हो करके इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और सरकार की या मंत्रियों की जिम्मेदारी है। आज 10-12 साल बाद, 20-22 साल बाद उपनल के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी ना होना, इससे 2-3 तरीके के नुकसान है। एक तो कर्मचारियों का शोषण होता है, दूसरा आधे अधूरे मनोबल से कर्मचारी कितना काम कर पाएंगे, बिल्कुल, तीसरा
जो कर्मचारियों को हायर एंड फायर जैसे अधिकारी लोग समझते हैं, उस तरीके की मेंटेलिटी समझने से एक तो कर्मचारियों का जो, क्योंकि वो भी भाई मानव संसाधन है उत्तराखंड के और उत्तराखंड की जनता है कहीं ना कहीं, तो एक तो उत्तराखंड के लोगों के साथ, उत्तराखंड के परिवारों के साथ ये ज्यादती है। कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और इससे कामकाज भी डिस्टर्ब होता है कि कहीं ना कहीं आधे अधूरे मनोबल से कामकाज पर भी असर पड़ता है। तो ये हर तरीके से जो है ये गलत है कि कर्मचारियों को आज भी हायर एंड फायर जैसी स्थिति में रखा जाए। उनके जो मानव अधिकार, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, छुट्टियों का अधिकार है या तमाम अधिकार है उनके, उसमें भी जो है इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हाई कोर्ट कई बार कह चुका है कई सारे फैसलों में कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। अब काम तो ये सभी लोग समान कर रहे हैं, तो वेतन इनको समान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? हमने भी अपनी ओर से कई बार वित्त सचिव से लेकर के अलग अलग स्तर पर इसकी पैरवी की है और हमने ये माना कि कहीं ना कहीं शासन में जो ऑफिसर्स हैं, कहते हैं ना कि आईएएस जैसे एससी होता है, एसटी होता है, ओबीसी होता है, ये अलग अलग क्लास होती हैं, तो ऐसे आईएएस भी एक अलग क्लास हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो अपनी जाति, बिरादरी, क्षेत्र वगैरह की बातें ही, उनके साथ जो संवेदनाएं होनी चाहिए मानवता के मूल में, वो नहीं रह जाती, वो भी एक अलग से क्लास हो जाती है। और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का इनके प्रति जो नकारात्मक रवैया या जो असंवेदनशीलता रही है, ये अपने आप में चिंता का विषय है और हर एक लोक कल्याणकारी सरकार को अपनी जनता को ध्यान में रखते हुए, अपने विभागों के मानव संसाधनों के जो मूलभूत उनके मानवाधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए इस पे संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए। और उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार प्रकरण ज्यादा से ज्यादा इतना ही लागू हो सकता है कि भाई 10 साल जिनको कर्मचारियों को हो गए हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए एक पैटर्न अपनाना चाहिए, क्योंकि 10 साल तक इन कर्मचारियों ने अगर काम किया है तो जाहिर सी बात है कोई 20-25 साल की उम्र में सेवा में आया होगा तो आज की डेट में वो ओवर एज हो गया है, तो वो कहीं दूसरी जगह भी अप्लाई नहीं कर सकता। और 20-22 साल तक सेवा करते हुए, 10-15 साल तक सेवा करते हुए उसे उस डिपार्टमेंट का पर्याप्त अनुभव भी हो गया है। तो वन टाइम सेटलमेंट एक स्कीम जैसे कुछ चला करके और इनको जो है जितने साल जिनको हो गए, 10 साल से अधिक जिनको हो गए, उन सबको जो है रूटीन से नियमितीकरण करना चाहिए। और तभी जाकर के इस तरीके के जो आए दिन ये लोग धरने पे बैठ जाते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कई बार सरकार बोलती है कि हमारे पास बजट नहीं है, अब बजट सैंक्शन हो रहा है, हर महीने हर 6 महीने में यही सब रोना होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि कामकाज भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। कई अनावश्यक राजनीति इसमें होती है, चाहे विपक्षी दल करें या चाहे वो जो कर्मचारी संगठन है वो करें। तो इन सबसे अगर बचना है तो मेरा भी ये सुझाव है और मांग भी है सरकार से कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एक बार में जितनों को 10-10 साल हो गए उन सबको रेगुलराइज किया जाए और भविष्य के लिए कोई भी सेवा इस तरीके से न की जाए पिक एंड चूज के आधार पर। उसका प्रॉपर जब सेवा योजन विभाग आपने बना रखा है, हर एक व्यक्ति को देखिए शिव प्रसाद जी, बहुत सीधे शब्दों में आपने ये बातें समझा तो दी हैं और ये बातें बहुत आसान है समझने के लिए सरकार के लिए भी, लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ रही, हम इस पर बातचीत करेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आई और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। उमा जी, क्या कुछ कहना चाहती हो अपने कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, या जो बात बहुत आसानी से शिव सेमवाल जी ने कही, क्या ये समस्या बहुत पहले हल नहीं हो सकती थी? देखिए, उपनल कर्मचारी आंदोलन के साथ आम आदमी पार्टी बहुत, जब इनका पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो हम लोग बड़े कर्मठता के साथ इन लोगों के साथ खड़े थे। और अभी जब मैं पूरी चर्चा सुन रही हूँ तो मेरे को वो उत्तराखंड आंदोलन की याद आ रही है जिसमें लोग कहा करते थे कि उत्तराखंड अभी दो, आज दो, उत्तराखंड राज दो। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद ने और इनके माता पिताओं ने उस आंदोलन में अपनी आहुति दी है। और आज आप ये देखिए कि हमारे उत्तराखंड के लोग वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए भी आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस नौकरी में भी उनको गारंटी नहीं है कि नौकरी जो है 3 महीने बाद चलेगी, 2 महीने बाद चलेगी या किसी भी दिन खत्म कर दी जाएगी। ये हालत एक
आम उत्तराखंडी की आज हो चुकी है हमारे अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। क्या मिला उत्तराखंड को? ये 10-5 हजार रुपए की नौकरियां, या अग्निवीर की नौकरियां कि 4 साल बाद आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ये उपनल के माध्यम से जितने दिन आपने काम किया उतने दिन के पैसे दिए, किसी भी दिन कह दिया कि जाओ जी कल से मत आना। तो ये जो हालात इस समय उत्तराखंड के हो चुके हैं वाकई में शर्मनाक है। एक तरफ हम लोग कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, मोदी जी की गारंटी हम 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे। किसके लिए ने भाई? सिर्फ अडानी और अंबानी 2 लोगों के लिए। बाकी आम आदमी, जो बिल्कुल आम आदमी सड़क पर खड़ा हुआ सबसे लास्ट, जिसको कहते हैं ना समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति, वो आज सड़कों पर है अपनी 10-12 हजार रुपए की नौकरी को पक्का करवाने के लिए। ये कुछ कट्टे, मतलब मैं किस तरीके से बीजेपी इसको जस्टिफाई कर रही है। 5वीं ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी अर्थव्यवस्था की बातें होती हैं, हमारी बड़ी बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं या धामी जी बोलते हैं, वो बातें सड़क पर दिखाई नहीं देती। मुझे दुख होता है कि 12-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी युवा जो है वो इस तरह से मारे मारे घूम रहे हैं, और उनको आपने नौकरी दे भी दी तो उस नौकरी की कोई गारंटी नहीं। मतलब इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है। इंसानियत होती है ना कि भाई एक 12,000-15 हजार रुपए की नौकरी में कोई व्यक्ति कैसे अपने परिवार का गुजारा चलाएगा, कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। और जबकि इनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। हम लोगों ने देखा है जब कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो यही उपनल के कर्मी थे। जो आप देखिए दून हॉस्पिटल में किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों ने काम किया है। उस समय सब अपने घर पर बैठे हुए थे, तब भी ये लोग दिन रात दून हॉस्पिटल और तमाम दूसरे हॉस्पिटल्स में उपनल के जो कर्मचारी थे वो लगातार सेवाएं दे रहे थे, और उनको निकालकर बाहर कर दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आपको भर्ती किया, इसके बाद आप चले जाओ। तो ये अमानवीय है, ये अमानवीय है। ये मतलब मानवता को शर्मसार करने वाली नीति है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं अमेरिका और इंग्लैंड की, अगर आप उनकी बात करते हैं, उनकी नकल आप करना चाहते हैं, तो अपने देश के लोगों को कम से कम उनको मानव संसाधन समझकर उनको एक मिनिमम गारंटी, आपको उनकी जॉब की सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, और एक कम से कम एक ठीक ठाक ऐसी तनख्वाह आपको देनी चाहिए जिससे कि वो इज्जत के साथ जीवन यापन कर सके। हमारे यहाँ तो मतलब मेरे को हैरानी होती है कि हम अपने जो लोग हैं उनको हम किस तरीके से हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। हम उनको इंसान भी नहीं समझते। ये ठीक है, मन हुआ तो भर्ती कर लिया, मन हुआ तो कल को निकाल देंगे। और अकूत संपत्ति के मालिक उत्तराखंड के नेता बने हुए हैं। एक तरफ हम ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे लोग इतनी बुरी तरह से परेशान हैं कि आज आप देख लीजिए हालत क्या है। किसान फिर दोबारा सड़कों पर आकर बैठा हुआ है, क्योंकि सिर्फ बातें, सिर्फ लफाजी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, मोदी जी की बड़ी बड़ी गारंटियां, लेकिन अगर ग्राउंड पर आप लोग बात करें तो कोई गारंटी पूरा होना तो बहुत दूर की बात है। एक मिनिमम वेजेस के लिए भी आज हमारे लोग तड़प रहे हैं। ये हालत है, ये हमें मिला है उत्तराखंड बनने के बाद। उमा जी वापस हमारी सड़कें जो है वो दूसरे राज्य के ठेकेदारों को मिली हुई है, हमारे जितने भी ठेके हैं वो दूसरे राज्य के लोगों को मिले हुए हैं, और हमारे लोग, हमारे उमा जी वापस आते हैं। नरेश शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश सचिव उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा से। नरेश शाह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? और काफी लंबे समय से आपकी ये मांगे रही है और अब आपने मोर्चा खोल दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आप धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं। मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपका जो अंतिम प्रश्न था मैं उसका अंतिम में जवाब दूंगा। मैं कुछ साक्षी आपके सामने रखना चाहूंगा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब हमारे आपके विधायक जी थे तो स्वयं वो जो है मुख्य सचिव के साथ कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। उनका एक ये पत्र है जिसमें वो स्वयं लिखते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट करके उपनल कर्मचारियों को लाभ दिया जा सके। और ये 26/8/2020 का एक पेपर है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्य सचिव के साथ हमारी वार्ता कराते हैं और कहते हैं कि इनकी निश्चित मांगों पे काम होना चाहिए। 5 दौर की वार्ता हो चुकी है सैनिक कल्याण सचिव साहब के साथ, एसीएस मैडम के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं खुद इस वार्ता में थे। हमारा आग्रह था कि आज जो ये आग जनी हुई है इसकी कहीं ना कहीं पूर्णतः जिम्मेदारी जो है सरकार की है। हम लोग उनसे बार बार आग्रह कर चुके थे कि हमारे कुछ बिंदु हैं। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के पश्चात भी कर्मचारियों को निरंतर बाहर कर दिया जा रहा है। कई दौर की माननीय मुख्यमंत्री जी से, सैनिक कल्याण सचिव से हम लोगों ने आग्रह किया कि जब तक मामला विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट में है, आप कम से कम कर्मचारियों को हटाए ना। 3-3, 4-4 माह से वेतन नहीं मिल पाता है। हम लोग इस पहाड़ के बच्चे हैं। माननीय मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, सभी लोग कहते हैं कि पहाड़ का जवानी पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। आप देख रहे हैं माताएं बहनें किस तरह से सड़क पर लेटी हुई हैं, बैठी हुई है। आज कई लोग हमारे घायल हो गए हैं, चोटिले हो गए हैं। इस आक्रोश का कहीं ना कहीं दुष्परिणाम आने वाले लोकसभा पे निश्चित ही होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब आदमी भूखा पेट खाली पेट होता है
तो हो सकता है कहीं ना कहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ये धर्म परिवर्तन का जो बात कही गई है वो एक आवेश हो, लेकिन आवेश हर रूप में होता है। आप भूखे पेट आदमी क्या करेगा, 4 महीने से वेतन नहीं मिली है। आज हमारे एक साथी की टांग टूट गई है। पूरे प्रदेश, ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पिथौरागढ़, धारचूला, स्वयं उनकी विधानसभाओं से लोग आए हुए हैं। हम ये नहीं चाहते थे कि राम राज की कल्पना करी थी, लेकिन इस तरह का राम राज हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि माननीय धामी जी के नेतृत्व में आएगा। मैं एक पत्र आपको और दिखाना चाहता हूँ। सीनियर एडवोकेट श्री SN बाबुलकर जी हैं, जो सरकार के ही वकील हैं। वो स्वयं लिखते हैं कि इनके मामले का समाधान स्वयं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आगजनी और ये लोग एक गलत राह पे चले जाएंगे। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों का संज्ञान ले रहे हैं? परसों 5 मिनट में उन्होंने हमें विदा कर दिया कि नहीं, हम आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे होते तो हमें यहाँ घाट पे ना बिठाते माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित इन कर्मचारियों का भला भी आपको करना चाहिए, ना कि बार बार इस तरह से छलावा करना चाहिए। ठीक है, नवीन पिरशाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, यहाँ पर सभी को आपने सुन लिया, विपक्ष को भी सुन लिया, यहाँ तक कि उपनल कर्मचारी को भी आपने सुन लिया। और आपको नहीं लगता है कि जहां एक ओर ये कहा जाता है कि प्रदेश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को भी हम मदद पहुंचा रहे हैं, हम लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ये उपनल कर्मचारी अपने न्याय के लिए तरस रहे? 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनकी नौकरी कंफर्म नहीं है, कभी भी निकाले जा सकते हैं और निकाले जा रहे हैं। तो इस तरीके का रवैया होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग सड़कों पर ही नजर आएंगे। देखिए यशी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के विकास में और हमारे विभागों के कार्यक्रम को, कामकाज को आगे ले जाने में उपनल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसको सरकार भी मानती है। सरकार जनहित की है और हमारी सरकार ने, अगर आप देखें 2020 में उपनल कर्मचारियों को जो काफ़ी लंबे समय से उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया था, तो 15 से 20% उसको बढ़ाने का काम भी किया और 2021 में जो त्रैमासिक प्रोत्साहन राशि थी उसको भी दोगुना करने की हमारी सरकार ने दोगुना उसको किया। और लगातार उपनल कर्मचारी हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनसे वार्तालाप सरकार कर रही है और सरकार इसका रास्ता निकाल रही है। अभी सेमवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं न कहीं इनका सेटलमेंट होना चाहिए। सरकार उस पर विचार कर रही है कि सेटलमेंट कब और किसके हिसाब से होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, क्या हमारे पास कितनी गुंजाइश है, किसको एडजस्ट किया जाए, उसका एक प्लान बन रहा है। सरकार उस प्लान पर बहुत संजीदा तरीके से काम कर रही है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इस समय उपनल कर्मचारी हमारे जो भाई बहन हैं वो थोड़ा सा धैर्य करें। सरकार जैसे कि खुद ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वास्तव में हमारी सरकार बहुत अच्छा उपनल के लिए सोच रही है और कहीं न कहीं एक सेटलमेंट स्कीम लेके आएगी। लेकिन जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष के तरफ से राजनीति हो रही है चुनाव के मद्देनजर, ये राजनीति हमारे लिए खतरनाक है। हमारे भाई बहनों को गुमराह किया जा सकता है। उसमें आप देखते हैं कि हरीश रावत जी का मैं अभी देख रहा था, उसमें उनके साथ गए हैं हरीश रावत जी। ये अगर कोई व्यक्ति अपने लिए न्याय मांग रहा है, कोई व्यक्ति अगर अपने लिए अपना हक मांग रहा है, उसमें आप हर समय पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, समर्थन कांग्रेस का मिल रहा है या अन्य राजनीतिक दलों का मिल रहा है तो वो उनका अपना सिस्टम है, लेकिन उपनल कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। आप मौका भी क्यों दे रहे हैं विपक्ष को? आप मौका भी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कहा, नहीं विपक्ष नहीं, ठीक है, जो उनकी मांग है उस मांगों पर सरकार विचार कर रही है और सरकार उसको पूरा करेगी। सरकार हर चीज को पूरा कर रही है। जनहित की सरकार उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब उसको कर रहे हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का वन टाइम सेटलमेंट का, आज तो सीएम है, मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा नवीन जी, हम इस देश प्रदेश के बच्चे शाहजी ले रहे हैं। अभी आपने खुद कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी आपसे मिले। हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकार मौजूदा कर्मचारियों को उत्पीड़न करेगी, हमेशा कर्मचारियों को विरोध शिषपाल जी, मैं इसके बाद आती हूँ जी। आज हरीश रावत जी आए हैं, कल हो सकता है शिव प्रसाद जी आए, परसों जी आए। दर्द वो समझेगा जो दर्द इस परिभाषा को समझता हो। नरेश जी, अगर हमारी डबल इंजन की सरकार हमारी इतनी तेजी है नवीन जी, आप इस चैनल में कह दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कब हमारी बात को पूरा कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात का स्वागत, मैं आप ही की कही हुई बात पर नरेश जी, मैं आप ही की कही हुई बात पर प्रकाश डाल रहा हूं कि आप खुद स्वयं बोल रहे हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं यहां पर केवल इस बात को कर रहा हूं कि जो पॉइंट आया है हमारे धर्म परिवर्तन की जो धमकी जो आई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल
ठीक है। शाह जी, मैं केवल यहाँ पर मुझे जो आशंका नजर आ रही है, जो धर्म परिवर्तन की बात आई है, यशी जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो धर्म परिवर्तन का जो एंगल इसमें आ रहा है उसको बहुत समझना पड़ेगा। उस पर क्या है, आप देखिए, मैं ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप इसको नकार नहीं सकते, आप मेरे को बीच में टोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि यहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई, हरीश रावत जी इन्वॉल्व हुए, यहां पर हल्द्वानी का कांड हुआ, उससे पहले हरीश रावत जी का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मणिपुर बनाना चाहती है। आज भी हरीश रावत जी इन्वॉल्व हुए, ये आ रहा है कि धर्म परिवर्तन की बात आ रही है। इस एंगल को समझना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन के लिए अभी नरेश शाह जी ने बताया कि आवेश में आया हुआ व्यक्ति आपको अगर इस तरीके से बोल रहा है, आप क्योंकि नहीं सुन रहे हैं, आप जैसे आप धर्म परिवर्तन की बात आई है, आप धर्म परिवर्तन की बात आई है तो आप सीरियस ले रहे हैं ना इस मसले को। अगर नहीं आई होती तो आप नहीं लेते। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता, हम पहले भी सीरियस ले रहे हैं। मैंने कहा कि जैसे शाह जी ने खुद कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, और जब सोच रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम धैर्य रखना चाहिए भाई। ठीक है, रुकिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार जो आपके लिए बहुत अच्छा लेके आएगी, लेकिन विपक्ष की राजनीति को आपको समझना होगा। विपक्ष की राजनीति में आप ना पड़े, सरकार आपके हितैषी है। रुक जाइए नवीन प्रचाली जी, एक सेकंड रुकिए। शीशपाल जी देखिए यशी जी, अभी उपनल कर्मचारी जो है नेता ने यहाँ पर कहा कि मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी ने केवल 5 मिनट उनकी बात सुनी और उनको चलता कर दिया। अगर मुख्यमंत्री जी उपनल कर्मचारियों की मांगों के लिए अगर गंभीर होते और अगर वो उसका समाधान निकालना चाहते तो उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाने से पहले पूरा होमवर्क करते और उनको एक समुचित समाधान के बाद जो है वहां से भेजते। तो क्योंकि केवल जो है आप दिखाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या के समाधान का कोई आपके पास अगर विजन होता तो हमारे उपनल के नौजवानों को, साथियों को सड़क पर उतरने की क्या आवश्यकता थी, और वो कोई पहली बार धरना प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने जो है मुख्यमंत्री आवास पर बड़ा भाषण प्रदर्शन किया था, और उसी के बाद जो है उनको वार्ता के लिए बुलाया गया, और फिर भी आप जो है कोई विपक्ष को मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं ना, मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चुनावी माहौल है और अगर मौका मिलेगा तो विपक्ष तो ग्रैब करेगा ना उस मुद्दे को, आपके लिए छोड़ तो नहीं देगा वो। यशी जी, सरकार अगर उपनल कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने के लिए गंभीर होती है, मामला कभी आप समाधान करिए, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा, आप समाधान करके दीजिए ना। हरीश रावत जी की सरकार ने, जैसा मैंने पहले कहा, एक करके बोलिए प्लीज, एक करके बात करिए। रास्ता निकाल सकते थे, करने की कोशिश करते हैं। इस प्रदेश की जनता, प्रबुद्ध जनता समझ रही है। मैं इसलिए उपनल भाई अपने बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि सरकार इसको सुनेगी, सरकार जरूर इसका समाधान लाएगी, लेकिन विपक्ष की राजनीति से आपको थोड़ा सा बचना होगा। इस तरह की बयानबाजी जो यहां से करवाते हैं ये लोग, कहीं दूसरे के कंधों पर बंदूक फायर करने वाले जो लोग हैं, और हरीश रावत जी की 3 उदाहरण मैंने बताया। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बरगला रहा है, मैं मान लेती हूँ, तो आप ये मौका दे क्यों रहे हैं विपक्ष को। खैर, वापस आएंगे आपके पास। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। देखो, ये सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। रुक जाइए नवीन जी, थपलियाल जी। जी, ये जो उपनल है, उपनल कर्मचारी गले की फांस बन चुके हैं। जिस तरह से, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयड हैं, जिस तरह से ये इन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 के तमाम एम्प्लॉयज को आउटसोर्स से लेने का इनका प्रोग्राम है। इसमें चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी भी सरकार हो, खुली अर्थव्यवस्था के तहत इन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 को एम्प्लॉय करना बंद कर दिया है, और उसके तहत ये सरकारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कंपनी बनी थी जो पूर्व सैनिकों के लिए बनी थी, और उसमें इन नेताओं ने अपने लोगों को घुसेड़कर आज वही इनके लिए भस्मासुर बन के खड़े हैं, जिसका हल इनके पास नहीं है।
ये ठीक है। बहुत बड़ी विडम्बना है, क्योंकि इस सरकार के पास अपने जो परदेश एम्प्लॉई हैं उनको देने के लिए भी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आज उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है, केवल केंद्र के चले पे पल रहा उत्तराखंड। थपलियाल जी होल्ड ऑन, थपलियाल जी प्लीज वाले भाई बहन हमारे भाई बहन है, हमारी सरकार उसके लिए सोचेगी। और विपक्ष में जब तो मैं ये कह रहा हूं नवीन जी, अगर कि इतनी अगर- मिर्ची लग रही है तो क्यों नहीं पहले से उनकी व्यवस्था करके रखी गई? वन टाइम और सेटलमेंट की अब बात देखिए, जब 2020 से चल रही है, 2020 से हम 24 पर आ गए हैं। अब अपने कुकर्मों को चलिए ठीक है, सुधारने का मौका थपलियाल है जी, नेताओं को। थपलियाल जी, 22 साल थपलियाल जी से- रुक जाइए। शिव 22 प्रसाद साल सेमवाल जी, से जो सर्विसेज इन लोगों ने दी है सरकार को, अब सरकार का काम है कि इनके ऋण से उऋण होना, क्योंकि इनके बूते अरबों रुपया उत्तराखंड की सरकार ने ठीक बचाया है। शिव प्रसाद अगर सेमवाल इतने- जी, जी इतने लोग ये परमानेंट एम्प्लॉय रखते तो आज उत्तराखंड को बहुत भारी भरकम ठीक है। बजट। थपलियाल जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। शिव प्रसाद सेमवाल जी, नवीन जी की बातों से सहमत है? नवीन जी कह रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छा सोच रही है और वो उस पर काम करेगी। अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल नवीन जी की बातों से सहमत होना ही चाहिए कि सरकार अच्छा सोच रही है। सरकार बनाई इसलिए जाती है कि वो अच्छा सोचे, लेकिन 2021 से अच्छा सोच रही है, वो अभी तक कार्य में वो नहीं हुआ है क्रियान्वित। तो इसलिए मेरा नवीन प्रसाली जी से निवेदन है कि 2021 में जो पहली बार धामी जी ने जो पहली बार बोला था कि साहब इनको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत जो है 2020 दौरे से वो किया जाए, वो मेरे ख्याल से मैं प्रसाली जी को कहूंगा कि ये बात जरूर मीडिया के माध्यम से बताएं, हमें आश्वासन दें कि ये जो अच्छी सोच है ये कब तक क्रियान्वित होगी। मतलब लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले पहले कुछ हो जाएगा कि नहीं होगा, ये मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। नवीन जी, जी प्रसाली। नवीन जी, सेमवाल जी बहुत अच्छी बात कही आपने, आपने सुझाव भी दिया और अच्छी बात भी कही। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई भी प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा। ये आश्वासन आपको सरकार की तरफ से मैं अपनी पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से दे सकता हूं। और जो हजारों हजार भाई बहन यहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं, वो इस प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देते रहे। सरकार आपके जनहित की है और बहुत अच्छा सोचेगी। आप मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखें और निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा। निवेदन करना चाहूंगा अपने हजारों हजार उपनल भाई बहनों से कि वो विपक्ष की राजनीति से बचे रहें और इस राजनीति में ना फंसे। आप अपनी सीधी बात सरकार से कहें, सरकार आपकी सर हम तो आज गए भी नहीं इसी चक्कर में कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग दोबारा मिलेंगे उपनल के आंदोलन में गए सेमवाल जी, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं सेमवाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि संवैधानिक प्रक्रिया है। करेंगे नरेश जी के पास आते हैं, उसके बाद उमा सिसोदिया जी आपके पास आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करें उपनल कर्मचारी जिस तरीके से प्रदर्शन करें, कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस बनती हुई नजर आ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौला हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं उपनल कर्मचारियों ने आज जो प्रदर्शन किया, साथ ही साथ धर्म परिवर्तन की चेतावनी भी सरकार को दे दी है। आपको बता दें कि उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है उन्हें। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। उमा जी अपनी बात को पूरा कर सकती है, उसके बाद नरेश जी मैं आपके पास आती हूँ। एंकर महोदया, जिस तरीके से अभी बात धर्म परिवर्तन की थी और उस धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को खैर दिखाया जाता है कि जैसे ही कोई सेंसिटिव मुद्दा आए उस मुद्दे को पकड़कर उसको पोलराइजेशन की राजनीति पे आपको लेकर आना है। ये इनकी ट्रेनिंग होती है। हमें मालूम है कि कोई ऐसा मुद्दा मिला, कोई ऐसा वर्ड मिला, उसको ले आओ भाई खींच के, बाकी सारे मुद्दे को जाएंगे और इस मुद्दे पर आप बात करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो मैं जानती हूँ अपने उपनल के कर्मचारियों को और आप सभी लोगों को कि इस तरह एक आवेश में आकर अगर किसी नेता ने या किसी कर्मचारी ने वक्तव्य दे दिया तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने लोग हैं और मुझे मालूम है कि धामी जी चुनाव के वक्त पे कुछ ना कुछ रास्ता इनके लिए जरूर निकालेंगे और उनकी मजबूरी भी है और ये रास्ता निकालना। तभी चुनाव का एक हमारे कहावत है कि 4 साल कोई काम नहीं होता, 5वें साल में जाकर कुछ काम होते हैं। तो वही हम समझ लेते हैं और वही हम उम्मीद भी पाल लेते हैं कि क्योंकि चुनाव सामने है तो हो सकता है धामी जी उपनल के हमारे भाइयों और बहनों के लिए कुछ ऐसा कर पाए कि जिससे कि इनको दोबारा
इस तरह से सड़कों पर आकर ना भटकना पड़े। ठीक है, लेकिन नरेश- दुख इस बात का है कि नरेश- 2020 से जिस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, बराबर जिस मुद्दे पर सरकार ये कहती है कि हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, ये जो लेट लतीफी है ये एक बड़ा कारण हो गया है आज सब लोगों के रोष का कि इतनी लेट लतीफी क्यों। आपको जो करना है आप कर दीजिए। बिल्कुल। एक तरफ आप लोग दुनिया भर के आप लोग सम्मेलन करा रहे हैं, महिलाओं के सम्मेलन करा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर आप फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एक तरफ आप हमारे लोगों को अयोध्या जी ले जाने के लिए आप उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि सरकार के पास पैसा है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सरकार के पास उस पैसे को सही जगह क्रियान्वित करने की जो इच्छा शक्ति होती है उसकी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, उन्हें लगता नरेश जी देखिए, अभी नवीन जी ने कहा कि जल्द ही इसका सलूशन निकाला जाएगा, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नरेश जी का शायद फ्रेम फ्रीज है। नवीन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। क्या उपनल कर्मचारियों की समस्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ना कुछ उसका निस्तारण निकलेगा? नवीन जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जरूर उपनल कर्मचारियों की कुछ मदद करेगी। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे उपनल कर्मचारियों का, जहां एक और प्रदर्शन जारी है, विपक्ष का समर्थन उपनल कर्मचारियों को मिल रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष को कहना है कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।